बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इकोटॉक्सिकोलॉजी और इकोटॉक्सिसिटी। तो आपको पता है कि जो इकोटॉक्सिकोलॉजी इकोटॉक्सिसिटी जो होती है वो इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी होती है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी से पहले अगर हम टॉक्सिकोलॉजी की बात कर लेते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन इंडस्ट्री सारी इन्वॉल्व हैं स्टडी करने के लिए एडवर्स अफेक्ट केमिकल सब्सटेंस के किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो इसमें एक्चुअली जो है फोकस किया जाता है एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करने के लिए किसी भी केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस कोई टॉक्सिकेंट हो कहलाते हैं या टॉक्सिन्स कहलाते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जो टॉक्सिसिटी को कॉज करते हैं वो टॉक्सिकेंट या टॉक्सिन्स कहलाते हैं। तो एक्चुअली जो इकोटॉक्सिकोलॉजी है वो स्टडी आप कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द टू स्टडी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें प्रैक्टिस भी शामिल होती है जो टॉक्सिकेंट के नतीजे में हमारे किसी भी टॉक्सिकेंट के एक्सपोयर में जो या किसी भी टॉक्सिकेंट के नतीजे में जो आउटकम्स आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको स्टडी करना, उनके नतीजे में जो बीमारियां आनी उनको डायग्नोज करना। तो डायग्नोजिंग एक्चुअली होता है आइडेंटिफिकेशन नेचर की, किसी भी इलनेस की नेचर क्या है उसको एग्जामिन करते हैं, उसके सिम्टम्स को एग्जामिन करते हैं। तो टॉक्सिकेंट के नतीजे में होने वाली इलनेस की क्या नेचर है और किस वजह से हुई वो हम अपने लैब एक्सपेरिमेंट में किसी भी केमिकल का एक्सपोजर करवा के किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर उसके अगेंस्ट चेक कर सकते हैं। तो टॉक्सिसिटी क्या होती है? टॉक्सिसिटी वो डिग्री है केमिकल सब्सटेंस जिस पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है। डिग्री ऑफ अ केमिकल एट विच अ केमिकल सब्सटेंस पर्टिकुलर कोई मिक्सचर हो सकता है लाइक टॉक्सिकेंट और टॉक्सिन्स, कोई भी मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस नहीं मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो इसी तरह इकोटॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोटॉक्सिकोलॉजी जो है वो टॉक्सिकोलॉजी का सब डिसिप्लिन है और इंटीग्रेटेड है। इसमें इकोलॉजी पर इफेक्ट देखा जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय इकोलॉजी? स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट होता है हमारा इकोलॉजी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन होती है विद इन्वायरमेंट, तो हम उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द केमिकल ऑन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। इकोटॉक्सिकोलॉजी में स्पेशली हम स्टडी करते हैं उनकी पॉपुलेशन पे, किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पे या कम्युनिटी पे या उसके इकोसिस्टम पर या बायोस्फेयर लेवल पर क्या इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम की अगर बात करें, बायोस्फेयर की बात करें, उसकी वजह से कोई बायोटिक फैक्टर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज तो नहीं हो रहा, उसकी वजह से टॉक्सिन्स या किसी केमिकल की मिकदार हवा में बढ़ने से कौन सी डिसऑर्डर हो रही है या किस लिहाज से इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। तो इकोटॉक्सिकोलॉजी में एक्चुअली हम टॉक्सिकेंट का इन सब लेवल्स पर स्टडी करते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है। ये मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है, इसमें टॉक्सिकोलॉजी और इकोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाता है, इसलिए इसको इकोटॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसको सिनोनिमाइज किया जाता है एज एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी से। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इकोटॉक्सिकोलॉजी बहुत ही यंग डिसिप्लिन है। सब जो इस पर ज्यादा रिकॉग्निशन हुई है वो 1970s में हुई है। इकोटॉक्सिकोलॉजी जो है तब इमर्ज हुई, तब इसकी ब्रांच जो है वो हमारे हद निगाह में आई जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई। इसमें बहुत हाई लेवल के केमिकल्स जो थे वो वॉर में यूज किए गए जिसमें ऑर्गेनोटॉक्सिकेंट्स थे। जब ये केमिकल एक खास लेवल से बढ़ गए तो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ, टॉक्सिक केमिकल्स की मिकदार बढ़ गई, वाटर वेस्ट डिस्चार्ज वगैरह से भी बहुत से केमिकल्स बढ़ते गए। तो इसको स्टडी करने के नतीजे में हमें फिर एक स्पेशल ब्रांच बनानी पड़ी, एक स्पेशल डिसिप्लिन बनाना पड़ा जिसको हम कहते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजी, जिसमें हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो इकोटॉक्सिकोलॉजी वर्ड था फर्स्ट टाइम रेने ट्रोहट ने यूज किया था। ट्रोहट के मुताबिक टॉक्सिकोलॉजी जो है वो एक वर्ड है मतलब इको टॉक्सिकोलॉजी जो है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी से बिलोंग करता है। ये इसने अपनी एक इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सुजेस्ट किया था इको टॉक्सिकोलॉजी के नेम को। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वो है जो डील करता है विद टॉक्सिकोलॉजी से, पोटेंशियल से कि किसी टॉक्सिकेंट का क्या पोटेंशियल है, किसी भी बायोलॉजिकल या उसकी केमिकल नेचर क्या, उसके फिजिकल स्ट्रेसर के तौर पर भी कुछ टॉक्सिकेंट काम करते हैं।
कुछ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल स्ट्रेसर के तौर पे काम करते हैं कुछ केमिकल्स। बायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रप्शन। एक केमिकल स्ट्रेसर मतलब किसी कोई केमिकल स्ट्रेस कॉज करता है, और फिजिकल स्ट्रेसर किसी इकोसिस्टम के फिजिकल इन्वायरमेंट में कहीं चेंज आ जाता है। तो स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर वो सारे सब्सटेंस हैं जो इन्वायरमेंट में डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं। इन स्ट्रेसर की वजह से नेचुरल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है। तो इकोटॉक्सिसिटी में हम देखते हैं, इकोटॉक्सिसिटी में, कि इसकी डेंसिटी क्या है। जिस तरह मैंने आपको पीछे टॉक्सिसिटी बताया था, उसमें हम देखते हैं डिग्री एट विच सब्सटेंस डिस्टर्ब द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ हम देखेंगे डिग्री एट विच, इकोटॉक्सिसिटी में हम देखेंगे डिग्री एट विच अ सब्सटेंस डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, डिग्री एट विच द सब्सटेंस डिस्टर्ब द environment, degree at which substance disrupt the biosphere level। तो जितने भी हमारे लेवल्स हैं, बायोम है, बायोमासिस हैं, उसको डिसरप्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं इकोटॉक्सिसिटी। और देखते हैं इसमें किसी भी स्ट्रेसर की डेंसिटी क्या है, किस कंसंट्रेशन में इफेक्ट करता है, किस लेवल को डिसरप्ट करता है, किसी ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करता है या फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, उसके बिहेवियर को डिस्टर्ब करता है या फिर उसकी इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करता है। तो एक्चुअली इकोटॉक्सिसिटी, डिग्री at which a substance disrupt, degree at which a stressor disrupt the living organism। ठीक है, जो भी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। एवरी डे के जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो किस तरह इकोटॉक्सिसिटी या इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो हम अगर बात करें हाउस प्रोडक्ट्स की, जिसमें फ्लोर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, फ्लोर वॉशिंग प्रोडक्ट, आपको वॉश बाथ प्रोडक्ट्स या फिर क्लॉथ वॉशिंग प्रोडक्ट्स, लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स जिसे आप कह लेते हैं, तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट सपोर्ट करती हैं इकोटॉक्सिसिटी को। कनाडा में कैनेडियंस जो हैं वो $275 मिलियन जो हैं वो अपने स्पेंड करते हैं अपनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट को लेने के लिए, फ्रेगनेंट प्रोडक्ट्स को लेने के लिए या क्लींजर को लेने के लिए। और ये सबसे बड़ी वजह है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इकोटॉक्सिसिटी की। तो केमिकल जो इनसे आते हैं, क्लींजर से, वो डिफरेंट पाथवे से आ जाते हैं इक्वेटिक इन्वायरमेंट में। लाइक किस तरह से? अगर आपने एक फर्टिलाइजर यूज किया है तो कहाँ जाएगा? रन ऑफ होके वाटर बॉडी में। आपने कोई डिश वॉश यूज किया है तो डिश वॉश यूज किया है तो वो कहाँ जाएगा? वाटर बॉडी में। आपने क्लॉथ वॉश, डिश वॉश या कुछ भी यूज किया, वाटर बॉडी में जाएगा। आपने स्प्रे यूज करते हैं, एरोसोल स्प्रे या दूसरे स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, तो वो कहाँ आते हैं? वाटर बॉडी में। बुखारात का हिस्सा बन जाते हैं या फिर इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, तो वाटर बॉडी में आते हैं, इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। अगर आप फर्टिलाइजर की बात नहीं करते या अपने बाकी प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, जिस तरह के हम बहुत बड़े पैमाने पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फ्रेगनेंस के लिए, होम फ्रेगनेंस के लिए, या फिर आप कह लें कि अपने बाथ फ्रेगनेंस के लिए, तो वो सारे सब्सटेंस जब वॉश आउट होके एरोसोल्स जो होते हैं हमारे, वो भी किस में आते हैं? एयर में। एयर से फिर वो दोबारा वो वेपर्स में जब शामिल होते हैं, वेपर से सिर्फ डायरेक्टली किस में, इनडायरेक्टली किस में आ जाते हैं? सॉरी, वाटर बॉडी में। और वाटर बॉडी में वो फिर इक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी कॉज करते हैं, इक्वेटिक टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। वैसे इकोटॉक्सिसिटी को हम अपने सब्जेक्ट के लिहाज से स्टडी करेंगे कि किस तरह कोई केमिकल वाटर में इंटर होके इक्वेटिक लाइफ को डिसरप्ट करता है। जब ये प्रोडक्ट्स वॉश आउट डाउन होती हैं या ड्रेन होती हैं तो नेगेटिव इफेक्ट रखती हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम पर। तो फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको डिश वॉशर के तौर पर, डिटर्जेंट, डिश वॉशर डिटर्जेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और बाथरूम क्लीनर की जो कंपोनेंट होते हैं उनमें भी फॉस्फेट डाला जाता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर है। लेकिन जब ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि मुख्तलिफ शहरों का सिवरेज जो है वो एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा होता है, और इस सारे के सारे सिवरेज को, इस सारे के सारे सिवरेज वाटर को हम किसी बड़े रिजर्वायर में डाल देते हैं, लाइक रिवर में। तो
कतरा कतरा तो वैसे भी दरिया बन जाता है। तो यही हाल यहाँ पर है कि थोड़ा थोड़ा भी एक शहर से आया हुआ केमिकल जब इकट्ठा कहीं पे अनडेला जाता है तो वहां उसकी कंसंट्रेशन बहुत मिकदार में बढ़ जाती है। तो फर्टिलाइजर या फॉस्फेट की अगर हम बात करें, हर शहर में यूज होता है, हर फील्ड में यूज होता है, हर जगह पे यूज होता है। तो जब ये इकट्ठा होके किसी पानी में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है तो ये एल्गल ब्लूम को प्रमोट करता है, वीड ग्रोथ को प्रमोट करता है। वॉश, जब जिस भी चीज को हम वॉश करते हैं वाटर एरिया में इंटर हो जाती है तो वहां पे न्यूट्रिएंट की ज्यादती को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। किसी भी केमिकल, किसी भी न्यूट्रिएंट की एक खास हद से कहीं इन वाटर में मिकदार का बढ़ जाना, एक खास लेवल से क्रॉस करके बढ़ जाना, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो अगर हम फॉस्फेट की बात करते हैं तो एल्गल ब्लूम इसमें बहुत फ्लोरिश करती हैं, तो पूरे का पूरा सरफेस एरिया कवर कर लेती हैं। इनका नंबर इंक्रीज होने की वजह से डिकम्पोजर इंक्रीज होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और जब ये डिकम्पोजर ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं तो पानी में तो पहले ही डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं आती, वाटर में तो पहले ही डिजोल्व ऑक्सीजन जाती है। डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में कम हो जाती है। एक तो ये ऊपर से सर्वस कवर कर लेते हैं, पूरी सनलाइट भी नहीं पहुंचने देते। दूसरा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिश, श्रिम्प्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो वैसे चंद एग्जांपल्स दिए हैं, पूरे के पूरे इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन स्टार्व्ड हो जाती है, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, जिसके नतीजे में बहुत से ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो बहुत सी स्पीशीज इंडेंजर्ड हो गई हैं। तो सब, हाँ, अगर हम एक ही फर्टिलाइजर के सोर्स की बात कर लें तो वो इतनी एडवर्सली जो है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है या इको टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ऑयल स्पिल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल एक्चुअली यहाँ पर जितनी भी कोट की गई हैं वो अपनी इक्वेटिक टॉक्सिसिटी के लिहाज से कोट की गई हैं। तो कॉन्टेमिनेशन कॉज करते हैं ऑयल्स। ऑयल्स आपको पता है वाटर की सतह के ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेते हैं और ये पहले ही वाटर में डिजोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ये वाटर की सरफेस पे लेयर बना लेते हैं। सिपेज हो जाता है ऑयल टैंकर्स का या ऑयल शिप्स का में से ऑयल का सिपेज हो जाता है। सालों पे जब ऑयल का एक्सचेंज किया जाता है शिप से तो तब भी बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो जाया होता है और फिर वाटर करंट्स के साथ दोबारा वाटर का हिस्सा बन जाता है, जिसकी मदद वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन होती है। सूरज की सही किरणों की सही मिकदार नहीं पानी के नीचे पहुंच सकती और इसकी लेयर के बदले में। तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहां पर फूड डिप्रीशन की वजह, फूड स्ट्रेस की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। लेकिन अगर हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज पेस्टिसाइड, आपको पता है कि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड रूरल जो विलेजेस वगैरह हैं और एरियाज हैं, किसान इसका बहुत बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। घरों में हम बहुत छोटे पैमाने पे इसका इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को, छोटे छोटे पेस्ट को किल करने के लिए। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पेस्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड आर दोज पेस्टिसाइड विच आर यूज टू किल इंसेक्ट इन द फील्ड। इंसेक्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं इसमें फंगीसाइड भी हो सकते हैं, एल्गीसाइड भी हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन जो है वो इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड टारगेटली यूज किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए, ये इसका टारगेटेड यूज है इंसेक्ट को किल करने का। लेकिन इनडायरेक्ट यूज क्या है, वाटर, इन्वायरमेंट, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट या इक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे वाटर की बात करते हैं। एक तो इसको अप्लाई किया, इंसेक्ट की बॉडी का हिस्सा बना, इंसेक्ट की बॉडी से डिकम्पोज होके सॉइल का हिस्सा बना, सॉइल से रन ऑफ होके फिर वाटर का हिस्सा बन गया, फिर यूज करते हुए कुछ फ्लोर पे गिर गया, कुछ जमीन पर गिर गया, वॉश आउट हुआ और जाके फिर वाटर का हिस्सा बन गया। फिर लीफ वगैरह पे कंज्यूम हो जाता है, जब वो प्लांट डेड होते हैं, डिकम्पोजिशन होती है, फिर ये दोबारा किसका हिस्सा बन जाते हैं, सॉइल का, और सॉइल से लीच आउट होके या रन ऑफ से ये फिर वाटर बॉडी में चले जाते हैं। तो वाटर बॉडी पर जो इसका इफेक्ट है, ये वाटर बॉडी की लाइफ पे जो इफेक्ट है वो नॉन टारगेट और इनडायरेक्ट है, नॉन टारगेटेड है। ठीक है, नॉन टारगेटेड। लेकिन जो इंसेक्ट्स पे इसका इफेक्ट था वो टारगेटेड था। तो इनडायरेक्टली नॉन टारगेट इफेक्ट जो है वो सेवरल पेस्टिसाइड का, वो इक्वेटिक लाइफ का बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है आजकल। क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो किसी भी केमिकल का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
They are released into the natural environment intentionally by the pupils. They are pupils who are unaware, who didn't know what the side effect, what are the negative outcome of this pesticide. Does the pesticide largely affect the natural communities in which they are used? They negatively affect the multiple levels ranging from the molecular level. They also disrupt the organism at their molecular level. They also disrupt the organism at their tissue level, at their organ level, at individual level, population level, at community level. They disturb the food chain, and food chain indirectly affect the all producers, consumers, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, फूड पैरामिड्स इससे अफेक्ट होते हैं. ओके. फ्रेगनेंस केमिकल्स, जो आप फ्रेगनेंस के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, 3000 से ज्यादा केमिकल्स जो हैं वो फ्रेगनेंस में यूज होते हैं डिफरेंट केमिकल में. अगर हम मस्क की बात करें तो डिटर्जेंट में इसको यूज किया जाता है, और डिटर्जेंट को हम वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, और तो ये हार्मफुल है इक्वेटिक लाइफ के लिए. Certain musk are possible endocrine disruptor. अब endocrine disruption क्या है? Interfere with the hormones and disrupt their normal functions. किस तरह डिसरप्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये एक नेचुरल वे है कि कोई हार्मोन आके अपने रिसेप्टर से अटैच होता है और अपना नॉर्मल रिस्पॉन्स शो करता है. बाज औकात क्या होता है, कोई टॉक्सिक एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में आकर उस रिसेप्टर की जगह पे लग जाता है मिमिक्री करके, और हाइपर सप्रेशन कॉज कर देता है. अब फर्दर उसके साथ हार्मोन आकर अटैच नहीं होता, जिसके से पूरे के पूरा एक फंक्शन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है. अब कौन कौन से एंडोक्राइन डिसरप्टर हैं, कौन कौन से एंडोक्राइन स्ट्रेसर हैं, कौन कौन से वो टॉक्सिकेंट हैं जो एंडोक्राइन की डिसरप्शन काज करते हैं? दीज टॉक्सिकेंट, दीज स्ट्रेसर आर इंक्लूडेड एज पेस्टिसाइड, metals, heavy metals like Mg, like mercury, pharmaceuticals, the use of the medicines, industrial ingredients, factories wastage, solvents, different type of solvent, ingredients in the household product and materials, like we have detailed study about it, like use of the dishwasher, use of the laundry product, use of the floor products, directly or indirectly disrupt the environment. अच्छा, अब हमने जनरल बात की. पहले हमने बात की इकोटॉक्सिकोलॉजी क्या है, फिर हमने कुछ उसकी जनरल जनरल एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि कौन से ऐसे टॉक्सिकेंट हैं जो इकोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं. इकोटॉक्सिसिटी में भी किस तरह इक्वेटिक इकोलॉजी को डिसरप्ट करते हैं. अब इकोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग की अगर बात करें तो बहुत ही फेमिलियर टेस्ट किए जाते हैं इकोटॉक्सिसिटी में, जिसे एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी कहते हैं. अक्यूट और क्रॉनिक, अक्यूट जो होती है शॉर्ट टर्म स्टडी होती है, और क्रॉनिक जो होती है वो लॉन्ग टर्म स्टडी होती है. किसी भी केमिकल के इफेक्ट की प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट हो तो वो क्रॉनिक में आता है, शॉर्ट इफेक्ट हो तो वो अक्यूट में आ जाता है. बहुत सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो काम कर रही हैं टेस्टिंग बनाने, टेस्टिंग गाइडिंग के लिए, टेस्टिंग गाइडलाइन बनाने के लिए. इसमें सबसे जो फेमिलियर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट. टेस्ट गाइडलाइन प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए किस लेवल पर टेस्ट किया जाए और किस तरह इसको टेस्टिंग के नतीजे में एवेल्युएट किया जाए. बाकी जो है ईपीए वगैरह, ओईसीडी तो आप स्टडी कर चुके हैं, ये कुछ नेम लिखे हुए हैं, तो ये एब्रीवेशंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो हेल्प करती हैं इको टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में. इसके अलावा अगर टेस्ट इन टेस्ट में हम जो जनरल बात करते हैं वो LC50 या EC50 की बात करते हैं. दिस बोथ स्टैंड फॉर लीथल कंसंट्रेशन एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन at which 50% of organisms are interrupted. 50% जब कोई आपने एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपने 20 ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया है, और इस 20 ऑर्गेनिज्म पे फॉर एग्जांपल आपने एक केमिकल नियोनिकोटिनाइड डाला या फिर आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट डाला, आपने चेक किया इस पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इन 20 के ऊपर क्या इफेक्ट है. तो एक खास ड्यूरेशन के बाद, एक खास वक्त के बाद जब वो 50% डेथ हो जाती है या 50% उनमें इलनेस शो करते हैं, तो उस डोज को हम कहते हैं LC50. ओके, लीथल कंसंट्रेशन at which 50% of your animal study in animals are die or interrupted, इसको LC50 कहते हैं.
और इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी यही है कि 50% जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं आपके, वो किसी डोज की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। कॉज 50% यूजली रिडक्शन इन नॉन बाइनरी पैरामीटर सच एज ग्रोथ। फॉर एग्जांपल कोई ग्रोथ का पैरामीटर या किसी और तरह का पैरामीटर जो है वो डिसरप्ट होता है, तो 50% ऑर्गेनिज्म में जब शो हो जाता है कि ये टॉक्सिक इफेक्ट है, तो उसको हम क्या देते हैं, LC50 और EC50। LC50 और EC50 के अलावा भी वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे LD50 या लीथल डोज है। तो डोज जो होता है वो एक्चुअली हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो LC50 एक्चुअली हम इक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं। वर्ड LC50 जो है लीथल कंसंट्रेशन जो है वो इक्वेटिक टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट किए जाते हैं वो एंडोक्राइन डिसरप्टर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं बहुत से, वो हेल्प करते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज असेसमेंट करते हैं, उससे हमें पता चलता है टॉक्सिकेंट का क्या इफेक्ट है। और मोस्ट फेमिलियर बायोक्यूमुलेशन टेस्ट जो जिसको हम कहते हैं बायो कंसंट्रेशन फैक्टर्स मेथड, इस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में के लाइक फिश है तो फिश के हम हार्ट लीवर या फिर टिश्यूज वगैरह को लेकर उसमें हम पेस्टिसाइड या किसी भी केमिकल की कंसंट्रेशन को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद बायोक्यूमुलेशन मतलब होता है किसी चीज का लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जमा हो जाना। बायो मीन लिविंग एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना। फैट्स वगैरह में कुछ केमिकल डिसॉल्व होकर फैट में उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, जो फिर इनडायरेक्टली फिजियोलॉजी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इफेक्ट ऑफ इकोटॉक्सिसिटी ऑन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी पे इसके इफेक्ट क्या है? सबसे बैड इफेक्ट, सबसे एडवर्स इफेक्ट कि प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर देते हैं। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप से क्या मुराद है? प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। प्रीडेटर प्रे को एक लेवल रखता है, इन्वायरमेंट में एक लेवल रहता है। अगर प्रेडेटर की तादाद बढ़ जाए तब भी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है, अगर प्रे की तादाद बढ़ जाए तब भी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है। अगर प्रेडेटर और प्रे के रिलेशनशिप में किसी केमिकल से प्रेडेटर की ज्यादा तादाद मर जाती है किसी केमिकल के इस्तेमाल से, तो प्रे पॉपुलेशन में बढ़ जाते हैं जो कि फूड चेन की डिस्रप्शन का बाइस बनेंगे। किसी भी चीज का खास मिकदार से बढ़ जाना इक्वेटिक लाइफ में या फिर टेरेस्ट्रियल लाइफ में फूड चेन को डिसरप्ट करता है। कम्युनिटीज में इकोटॉक्सिकोलॉजी जो है वो स्टडी करता है इफेक्ट ऑफ ऑल कंटेमिनेंट्स ऑन द पैटर्न ऑफ द स्पीशीज। स्पीशीज के पैटर्न पर स्टडी किया जाता है, इनकी अबंडेंस पर क्या इफेक्ट है किसी केमिकल का, उनकी डाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट है, स्पीशीज की कम्युनिटी और कंपोजिशन कैसी है, अगर कोई केमिकल इस्तेमाल कर किया है तो उससे डिस्टर्ब तो नहीं हुई, स्पीशीज की इंटरेक्शन पे तो नहीं किसी केमिकल का फर्क पड़ा। तो ये इफेक्ट इस सारी जगहों पे होते हैं, अबंडेंस पे भी होते हैं, डाइवर्सिटी पे भी होते हैं और स्पीशीज इंटरेक्शन पे भी होते हैं। कोई भी स्पीशी इजीली वाइप्ड आउट हो जाती है किसी भी केमिकल, फॉरेनर केमिकल के बेदरेग इस्तेमाल से। तो इसके लिए स्पेशल सच एज स्पीशीज रिचनेस वगैरह का कम हो जाना, तो प्रोटेक्टिव मेजर जो होती हैं स्पीशीज रिचनेस के लिए, डाइवर्सिटी के लिए मॉनिटर करते रहना चाहिए और हेल्थ वेल बैलेंस्ड हेल्थ को चेक करते रहना चाहिए, मेंटेनेंस, जिससे हमें इस बात का अंदाजा रहता है कि कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तादाद में पाया जाता है और उस पर किस चीज का इफेक्ट होने की वजह से नेचर से जो है वो चीजें रिमूव हो रही हैं। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अगर किसी टॉक्सिकेंट की वजह से बटरफ्लाई बहुत ज्यादा कम हो रही हैं, तो इस बात को नोट करना चाहिए। इको टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस चीजों का नोट करते हैं, क्योंकि जो बटरफ्लाई है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है। तो पॉलिनेटर की जो कमी है वो पॉलिनेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो हर चीज नेचर में अपना जो है वो वक्त देती है, अपना काम परफॉर्म करती है और अपनी ही एक अलग इम्पोर्टेंस रखती है। और इनका ये भी है कि ये फूड पैरामिड्स को डिस्टर्ब करते हैं, ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट की स्पीशीज की ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। तो आपको पता है प्लांट जो होते हैं फूड पैरामिड में प्रोड्यूसर्स हैं, इनकी वजह से कंज्यूमर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स को ही खा प्रोड्यूसर के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही खाना ना मिले, तो हर्बीवोरस को ही खाना ना मिले, तो कॉर्निवोरस किस तरह जिंदा रहेंगे? प्लांट के मेकअप को डिसरप्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है ट्रॉफिक लेवल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। बायोमास पैरामिड, बायोमास पैरामिड से मुराद ये एक पैरामिड की आप शेप देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स हैं, हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं। तो ओमनीवोरस हैं, फिर ये कार्निवोरस हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक फूड पैरामिड बन रहा है।
अगर प्रोड्यूसर की तादाद कम हो जाए तो बाकी की बाकी ऑटोमेटिकली डिस्टरप्ट हो जाती हैं। तो इस सारे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे वो इक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो प्लांट, उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज दे आर इन बॉटम ऑफ द पैरामिड्स। एक्चुअली ये बॉटम में पाए जाते हैं, पैरामिड के बॉटम में पाए जाते हैं। एवरी अदर ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम रिलाई ऑन ऑन देम। अगर इनमें ही किसी तरह की डिसरप्शन हो जाती है तो किसी ना किसी स्पीशीज की इनडायरेक्टली अबंडेंस कम हो जाती है, पूरी नेचर डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम केमिकल्स का इतना इस्तेमाल ना करें, स्टारवेशन नहीं होती, मतलब अगर पौधे खत्म हो जाए ना तो स्टारवेशन कंडीशन आ जाती है, बहुत से एनिमल वैसे ही डाई कर जाते हैं। इकोटॉक्सिकोलॉजी जो है ऑन गोइंग इनके अफेक्ट को स्टडी कर रही है। आई थिंक सो आपने इकोटॉक्सिकोलॉजी को स्टडी में आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपने जो स्टडी करना है इकोटॉक्सिकोलॉजी क्या है, उसके कुछ टॉक्सिकेंट के नेम्स, कि टॉक्सिकेंट किस किस तरह से एडवर्स इफेक्ट रखते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक की टर्म्स, यूट्रोफिकेशन क्या है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, किसी भी न्यूट्रिएंट की बेदरेग और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार का बढ़ जाना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह डेली लाइफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इको टॉक्सिकोलॉजी के लिए या इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के लिए, किस तरह अपने आप को सिनोनिमाइज किया जाता है इको टॉक्सिकोलॉजी को इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी से। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। तो फिर इसके बाद हमने डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स पढ़े, जिसमें लाइट लाइट्स, एक्यूट, क्रोनिक, LC50 है और EC50 पढ़ा। उसके बाद आपने डिस्ट्रप्शन पढ़ी थोड़ी बहुत एंडोक्राइन सिस्टम पर, डीपली आपने इसको स्टडी अभी नहीं किया, ये इक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी का ओवरव्यू है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच।